फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दिनेश कसोटिया, BMS स्टूडेंट फ्रॉम NII जयपुर। फ्रेंड्स, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस करा था मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, जिसमें डिफरेंट मसल्स और डिफरेंट थोरेसिक केज के मूवमेंट के द्वारा हमने रेस्पिरेशन कैसे होता है उसको एक्सप्लेन किया था। बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस इंट्रोडक्शन। एल्विलाई में O2 का प्रेशर पल्मोनरी कैपिलरी के प्रेशर से अधिक होता है, इसलिए एल्विलाई से O2 पल्मोनरी कैपिलरी में आ जाती है। एयर का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे होता है, तो O2 का प्रेशर जो है वो एल्विलाई में O2 का प्रेशर पल्मोनरी कैपिलरी के प्रेशर से अधिक होता है ना। इसलिए जो ऑक्सीजन है वो उसका मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, एल्विलाई से O2 पल्मोनरी कैपिलरी में आ जाती है। ठीक है, इसके बाद पल्मोनरी कैपिलरी में CO2 का प्रेशर एल्विलाई प्रेशर के अधिक होता है, इसलिए पल्मोनरी कैपिलरी की CO2 एल्विलाई में आ जाती है, यहाँ से एक्सप्रेशन के द्वारा बाहर निकल जाती है। ऑपोजिट है दोनों का मूवमेंट O2 और CO2। O2 का प्रेशर एल्विलाई में ज़्यादा होगा, पल्मोनरी कैपिलरी में होगा कम, तो O2 एल्विलाई से पल्मोनरी कैपिलरी में चल जाएगी। CO2 का उल्टा होगा, CO2 का पल्मोनरी कैपिलरी में होगा, इस पल्मोनरी कैपिलरी में CO2 का प्रेशर होगा ज़्यादा और एल्विलाई में होगा कम, तो CO2 पल्मोनरी कैपिलरी से एल्विलाई में आ गई और एल्विलाई से फिर वो एक्सप्रेशन के द्वारा बाहर निकल जाएगी। यदि गैसों का मॉलिक्यूलर वेट अधिक है तो डेंसिटी भी अधिक होती है, तो डिफ्यूजन दर कम हो जाती है। कहने का मतलब मॉलिक्यूलर वेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजिंग कैपेसिटी के। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर ज़्यादा हो गया तो डेंसिटी ज़्यादा हो गई और डिफ्यूजन कम हो गया। अगर CO2 और O2 की बात करें तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट O2 से ज़्यादा होगा, इसलिए CO2 की डिफ्यूजन कैपेसिटी, अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो डिफ्यूजन कैपेसिटी कम होगी, तो CO2 की डिफ्यूजन कैपेसिटी कम होगी। बात करते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी इज इक्वल टू PG इंटू S इंटू A अपॉन MW इंटू D। अब इन साइंस का मतलब क्या है, DC का मतलब यहाँ है डिफ्यूजन कैपेसिटी, PG का मतलब है प्रेशर ग्रेडियंट, S का मतलब है सॉल्युबिलिटी, A का मतलब है सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, MW मतलब मॉलिक्यूलर वेट और D मतलब थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। बात करते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी। डिफ्यूजन कैपेसिटी का मतलब है 1 mmHg पर, यानी 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर कोई गैस कितनी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ हो रही है ब्लड के अंदर। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से ब्लड में 1 mmHg 1 मिलीमीटर मरकरी पर कितनी गैस डिफ्यूज़ हो रही है उसको बोला जाता है डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। CO2 की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी O2 से 20 गुना तक ज़्यादा होती है। PG की बात करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट की। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है कि ब्लड में O2 और CO2 दोनों के पार्शियल प्रेशर में कितना डिफरेंस है वो कहलाता है प्रेशर ग्रेडियंट। अब यहाँ एक चीज़ कॉमन बात समझते हैं कि प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में क्या डिफरेंस है। अगर एक स्पेस है वहाँ पर ओनली एक गैस प्रेजेंट है और वो अगर कोई प्रेशर एग्जर्ट कर रही है वो कहलाएगा पार्शियल प्रेशर। बट एक ग्रुप ऑफ गैसेस आ गया, मतलब काफ़ी सारी गैसेस है, उन सभी ग्रुप ऑफ गैसेस में एक गैस कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है दूसरों की तुलना में, वो कहलाता है पार्शियल प्रेशर। बात करते हैं एस सॉल्युबिलिटी। तो गैसेस के जो परमाणु हैं या अणु हैं, एटम्स हैं, वो कितना डिफ्यूज़ होते हैं, और जितना ज़्यादा वो डिफ्यूज़ होंगे उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी अधिक होगी। बात करते हैं ए सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन कैपेसिटी के। अब होता क्या है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उसको उतनी ज़्यादा गैसेस अच्छी डिफ्यूज़ होगी, लेकिन कुछ एबनॉर्मलिटीज़ में, लाइक एम्फाइसीमा का एग्जांपल लेते हैं, जो सिगरेट स्मोकिंग उसका मेन रीज़न होता है। एम्फाइसीमा में रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कम हो जाती है, इस कारण से डिफ्यूजन कैपेसिटी भी कम हो जाती है। बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट की। मॉलिक्यूलर वेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। D थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी डिफ्यूजन कैपेसिटी कम होगी। एबनॉर्मलिटी की बात करें तो फाइब्रोसिस केस हो गया। फाइब्रोसिस केस में क्या होता है कि जो थिकनेस है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस इंक्रीज़ हो गई
तो डिफ्यूजन कैपेसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिफ्यूजन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ बात करते हैं इस टेबल से समझते हैं रेस्पिरेटरी गैस, एटमॉस्फेरिक एयर, एल्विलाई, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, ब्लड ऑक्सीजनेटेड टिश्यूज़। इससे पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट या क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमेशा मूवमेंट जो होता है गैसेस का वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। एटमॉस्फेरिक एयर में 159 O2 है और 104 एल्विलाई में, तो O2 एटमॉस्फेरिक एयर से एल्विलाई के अंदर आएगी। अब बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का और टिश्यूज़ में। तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 का पार्शियल प्रेशर 40, ऑक्सीजनेटेड में 95 और टिश्यूज़ में 40 हो गया। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 का पार्शियल प्रेशर टिश्यू से ज़्यादा है, तो O2 का मूवमेंट कहाँ से होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू में, यानी ऑक्सीजन टिश्यूज़ को ट्रांसफर हो जाएगी। अब CO2 का उल्टा चलता है बिल्कुल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 0.3 और एल्विलाई में 40, एल्विलाई में ज़्यादा है तो CO2 एक्सपिरेशन के द्वारा एल्विलाई से एटमॉस्फेरिक एयर में चल जाएगी, यानी बाहर निकल जाएगी। डीऑक्सीजनेट में 45, ऑक्सीजनेट में 40 और टिश्यूज़ में 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड की तुलना में ज़्यादा है, तो ये जो CO2 है इसका मूवमेंट ऑक्सीजन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ऑक्सीजन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा और ये एक्सपिरेशन के द्वारा बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, तो एंट्रेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्विलाई। वायुमंडल में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 mmHg होता है, एल्विलाई में O2 का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg होता है, इसलिए प्रेशर ग्रेडियंट 55 mmHg होने से आयोटी वायुमंडल आसानी से आ सकते हैं। प्रेशर ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक एयर का और एल्विलाई का है कम 104, दोनों में डिफरेंस 55, तो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से कहाँ आएगी, एटमॉस्फेयर से एल्विलाई में। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्विलाई इनटू ब्लड। पल्मोनरी कैपिलरी में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है और एल्विलाई में O2 का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg होता है, इसलिए प्रेशर ग्रेडियंट 64 mmHg होता है, इसलिए आसानी से एल्विलाई की O2 पल्मोनरी कैपिलरी में प्रविष्ट हो जाती है। ध्यान रखना है पल्मोनरी कैपिलरी में 40 और एल्विलाई में 104, एल्विलाई का ज़्यादा हुआ तो एल्विलाई ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर कहाँ है, पल्मोनरी कैपिलरी, एल्विलाई से पल्मोनरी कैपिलरी में एंटर कर जाएगी O2, ठीक है। नॉर्मल स्टेट सामान्य अवस्था में आरबीसी लगभग 1 सेकंड पल्मोनरी कैपिलरी में रुकती है, व्यायाम काल में लगभग 0.25 सेकंड रुकती है। HB में O2 का संयोग 37 डिग्री तापमान पर लगभग 0.071 में हो जाता है, इसलिए ये समय HbO2 बनने के लिए पर्याप्त होता है। आपको बात ध्यान रखनी है कि आरबीसी वैसे तो 1 सेकंड रुकेगी पल्मोनरी कैपिलरी में, लेकिन एक्सरसाइज कर रहे हो जब आप तो कम समय के लिए रुकेगी 0.25 सेकंड के लिए। हीमोग्लोबिन O2 आपस में मिलते हैं 37 डिग्री टेम्परेचर, नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर रहता है उस पर, और ये कितने टेम्परेचर कितने समय के लिए इनका संयोग कितने जो जॉइंट होते हैं कितने सेकंड में जाते हैं, 0.071 सेकंड में, और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन HbO2 जो बनता है इनका समूह इसके लिए सफिशिएंट होता है। बात करते हैं डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है। डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इनटू एल्विलाई। एल्विलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है, पल्मोनरी कैपिलरी में CO2 का पार्शियल प्रेशर 46 mmHg होता है, प्रेशर ग्रेडियंट 6 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पल्मोनरी कैपिलरी से एल्विलाई में जाता है। अब यहाँ ऑक्सीजन का जस्ट अपोजिट चलता है, एल्विलाई में तो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर 40 और पल्मोनरी कैपिलरी में CO2 का 46, तो अब पल्मोनरी कैपिलरी में ज़्यादा है तो पल्मोनरी कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, एल्विलाई में, ठीक है। एक्सिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एल्विलाई टू एटमॉस्फेरिक एयर। वायुमंडल में CO2 का पार्शियल प्रेशर बहुत कम लगभग 0.3 mmHg होता है, जबकि एल्विलाई CO2 का प्रेशर 40 mmHg होता है, इसलिए तीव्रता से CO2 एल्विलाई में वायुमंडल जाती है। जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस अच्छा रहेगा उतनी ज़्यादा एयर का मूवमेंट अच्छा होगा। तो अंदर एल्विलाई में CO2 का प्रेशर 40 mmHg जबकि बाहर 0.3 mmHg, तो अंदर बहुत ज़्यादा है, तो कम ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगी, तो पार्शियल प्रेशर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने से CO2 बहुत तेज़ी से एक्सपिरेशन होता है, बहुत तेज़ी से एटमॉस्फेरिक एयर में जाके मिल जाती है। और ये इसका डायग्राम से बताया, इंस्पायर्ड एयर, एक्सपायर्ड एयर, PO2 104 mmHg, PCO2 40 mmHg, ये एल्विलाई एयर की बात है। तो CO2 तो निकल गई बाहर और O2 आ गई अंदर। O2 को पल्मोनरी वेन के द्वारा पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया जाता है वहाँ तक, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी जो है वो CO2 लेकर आती है और CO2 एल्विलाई में मिल जाती है। अब बात करते हैं, ये थोड़ा एक्सेप्शन ध्यान रखना है आपको, पल्मोनरी वैसे तो वेन ऑक्सीजन का कैरी नहीं करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और आर्टरी
ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती, लेकिन यह एक्सेप्शन ही है, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड और टिश्यू के बीच में कैसे होता है, वो हमने बात करी थी लंग्स लेवल पे, अब ये बात होगी टिश्यू लेवल पे। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू। आर्टियल एंड में ऑक्सीजन का प्रेशर 95 mmHg होता है एंड टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का 40 mmHg होता है। प्रेशर ग्रेडियंट 55 mmHg होने से आर्टियल ऑक्सीजन टिश्यूज़ में आ जाती है। आर्टरी यानी जो हमारी जो आर्टरी है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर 95, टिश्यूज़ में 40, यानी टिश्यूज़ में कम है तो कहाँ से कहाँ जाएगी, आर्टरी से टिश्यूज़ में जल जाएगी। ठीक है, ये देखिए एल्वियस, एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, एरिथ्रोसाइट, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, कैपिलरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये प्रेशर ज़्यादा होने से O2 गई अंदर और ये जो बाहर निकल रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। बात करते हैं डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू इनटू द ब्लड। देखो ऑक्सीजन को तो टिश्यूज से पहुंचाना है और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज में मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है डिफरेंट टाइप के, उन मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू वेस्ट के रूप में, मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना है। तो वो टिश्यूज से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगी वो समझते हैं। निरंतर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 46 mmHg, जबकि आर्टियल ब्लड में कितना होता है 40 mmHg। तो ज़्यादा किधर हुआ, ज़्यादा है टिश्यूज़ में और कम है आर्टियल ब्लड में, इसलिए प्रेशर ग्रेडियंट्स के कारण, यानी ज़्यादा है हमारे टिश्यूज़ में और कम है आर्टियल ब्लड में, तो ज़्यादा से कम आएगी, यानी टिश्यूज से आर्टियल ब्लड में 6 mmHg की डिफरेंस के कारण आ जाएगी। आर्टियल ब्लड में 48 ml% से कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जबकि वीनस ब्लड में 52 ml% कार्बन डाइऑक्साइड है। इस प्रकार टिश्यू 44 ml% कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में छोड़ता है। कहने का मतलब आर्टियल ब्लड में आपको कितनी मिलेगी 48 ml और वीनस ब्लड में 52 ml। तो क्या होगा कि टिश्यू जो है 4 ml% कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में छोड़ देगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस यहाँ 4 का है, तो इस कारण से आर्टियल ब्लड और वीनस ब्लड दोनों में 4 का डिफरेंस है, तो टिश्यू 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, क्योंकि एक निश्चित अमात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है परंतु 4% ज़्यादा है, वो वेस्ट की है। वीनस ब्लड जो वो वेस्ट है, एक तरह से 4% ज़्यादा वेस्ट है, तो उस 4 ml ज़्यादा % वेस्ट को कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में छोड़ देता है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस करा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी ब्लड, और फिर इसको फार्मूले के द्वारा हमने समझा। उसके बाद टेबल से हमने समझा कि कितना कहाँ प्रेशर ऑक्सीजन और CO2 का होता है। फिर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन की बात करी, उसमें 2 तरीके से बात करी, एक तो एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई और फिर एल्वियोलाई से ब्लड में। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी, कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड से एल्वियोलाई में। फिर एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी। उसके बाद हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखा ब्लड और टिश्यू में। सबसे ऑक्सीजन का डिफ्यूजन देखा हमने ब्लड से टिश्यू में, और कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ से, टिश्यू से ब्लड में। इसके आगे की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 बाय ब्लड। होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो।